गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आबंदी इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के बारे में बताएंगे। वैसे इसके पहले पीरियड में हमने इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो आबंदी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब सहसंयोजक बंध बनता है तो सहसंयोजक बंध में जिनसे मिलकर बना हुआ होता है वह बंध, उस बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, उस पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। तो उस आधार पर यदि हम देखें, जैसा कि हमने आपको प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बताया था, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बताने के बाद हमने आपको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के बारे में, इंडक्टोमेरिक प्रभाव के बारे में बताया था। तो जो इंडक्टोमेरिक प्रभाव होता है, इसमें आपने देखा कि जो इंडक्टोमेरिक प्रभाव है यह एक अस्थायी प्रभाव है, और अस्थायी प्रभाव होने के साथ साथ इसमें आपको हमने बताया था कि जो इंडक्टोमेरिक प्रभाव है ये एक अस्थायी प्रभाव है और प्रेरणिक प्रभाव से मिलता जुलता है, जिसमें जैसे एक परमाणु, एक संरचना हम देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध है, और इस बंध में यदि हम या इस प्रकार से इसे लें CCl, तो यहाँ CCl बंध में यदि हमको जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन के बीच जो भी बंध है उसको यदि हमको स्थानांतरित करना है, तो इसके लिए हम यदि अभिकर्मक उपयोग में ला रहे हैं और ये अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन आकर्षी है या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, तो उस आधार पर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने अभिकर्मक लगाया, तो यदि ये जो अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक यदि ऋणात्मक आवेश वाला है, तो ऋणात्मक आवेश के कारण इसमें मौजूद प्रेरणिक प्रभाव -I प्रेरणिक प्रभाव का मान बढ़ जाएगा, और यदि यहाँ पर धनात्मक आवेश वाला कोई भी प्रेरणिक प्रभाव वाला अभिकर्मक यदि हम इसमें जोड़ दें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर CH3 ले रहे हैं +I प्रभाव वाला, तो ये यदि इसके साथ जोड़ रहा है तो उस परिस्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे +I प्रेरणिक प्रभाव का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार से तो जब भी इंडक्टोमेरिक प्रभाव की बात होती है, जो इंडक्टोमेरिक प्रभाव जिसे हम ID से निरूपित करते हैं, यहाँ पर जो अवस्था होती है अभिकर्मक की उपस्थिति में, कोई भी अभिकर्मक यदि ऋणात्मक आवेश वाला अभिकर्मक है तो यहाँ पर ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मान बढ़ जाएगा, और यदि धनात्मक अभिकर्मक है तो उसके फलस्वरूप धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मान बढ़ जाएगा, जो कि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में, क्योंकि ये डायनामिक होता है या गतिक अवस्था में होता है। जब गतिक अवस्था में होता है तो इसे हम कहते हैं अस्थायी प्रभाव, और यदि यह गतिक नहीं है बल्कि स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में यदि परिस्थिति आपको दिखाई देती है तो उसे हम कहेंगे प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, जो पूरी श्रृंखला में संचारित होता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें ऐसा परमाणु इस श्रृंखला से जुड़ा हो जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व हो, तो उस परिस्थिति में धनात्मक आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है, यह भी एक अस्थायी प्रभाव है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि बहुबंध होते हैं, बहुत सारे बंध आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो आपको पता ही है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यदि द्विबंध दिखाई दे रहा है तो इसमें एक बंध होगा यहाँ पर सिग्मा बंध और दूसरा बंध होगा पाई बंध। तो यहाँ पर जो सिग्मा बंध और पाई बंध दिखाई दे रहा है, तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का किसी भी ओर विस्थापन हो जाता है,
या कार्बन की ओर होगा या ऑक्सीजन की ओर होगा। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होगा, जैसे ही हम अभिकर्मक की उपस्थिति लाएं, जैसे ही अभिकर्मक की उपस्थिति के पश्चात यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ C डबल बॉन्ड O है, तो अभिकर्मक की उपस्थिति में यहाँ हमने कोई भी अभिकर्मक लगाया तो अभिकर्मक की उपस्थिति में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी एक ओर विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कार्बन में शिफ्ट नहीं हो रहा है बल्कि ऑक्सीजन में शिफ्ट हो रहा है, तो उस परिस्थिति में उसको हम इस प्रकार से तीर के निशान से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन पर धनावेश दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूपेण धनावेश दिखाई दे रहा है, और ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो द्विबंध दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप कार्बोनिल भी बोल सकते हैं। तो अभिकर्मक की उपस्थिति में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने हुए द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होना अभिकर्मक की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश का उत्पन्न होना और कार्बन पर धनात्मक आवेश का उत्पन्न होना। यदि हम इसी अभिक्रिया को, यदि हम इस धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को यदि हम विपरीत दिशा में ले लें इस प्रकार से, तो अभिकर्मक हटाने पर जैसे ही हम अभिकर्मक हटाते हैं तो उस परिस्थिति में जो धनावेश और ऋणावेश अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पन्न हुए थे वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में आ रहे हैं तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि ये स्थिति आपको पुनः पूर्ववत दिखाई देगी, और यहाँ पर आप देखिए फिर से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको द्विबंध दिखाई देगा। तो किसी भी रूप में आप देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका स्थानांतरण किसी एक ओर होना, जिसकी वजह से उस पर पूर्ण रूपेण धन आवेश और ऋण आवेश का उत्पन्न होना। तो यहाँ पर आप देखिए पूर्ण रूपेण धन आवेश व ऋण आवेश का उत्पन्न होना। इस प्रकार से तो इस प्रभाव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक, जो कि एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय काल में होता है कि आपने अभिकर्मक लगाया तो यह धनावेश और ऋणावेश में उत्पन्न होगा, और जैसे ही आप अभिकर्मक हटा देंगे तो उस परिस्थिति में यह जो कार्बन धनावेशित और ऋणावेशित अवस्था दिखाई दे रही है आपको, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, जिस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बोनिल के बीच में आपको द्विबंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर का द्विबंध जो है इस प्रकार से एरो के चिन्ह को आप मुड़े हुए तीर के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक इसलिए कहा जा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक ओर स्थानांतरित होना, और ये जो अवस्था आपको दिखाई दे रही है यह एक अस्थायी प्रभाव है। स्थायी प्रभाव हम उसे कहते हैं जो कि किसी श्रृंखला में या किसी भी यौगिक में हमेशा रहता है, उसके लिए किसी भी अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप देखिए कि जब हम किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो उस परिस्थिति में अभिकर्मक की मौजूदगी में ही यह अपने आवेशों में टूट रहा है, या पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से या द्विबंध से हट करके दूसरे परमाणु की ओर शिफ्ट हो रहे हैं या विस्थापित हो रहे हैं। तो उस परिस्थिति में इस प्रभाव को हम कहेंगे अस्थायी प्रभाव, और यह प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। नेक्स्ट है, तो जो अस्थायी प्रभाव है यदि किसी यौगिक में मौजूद है तो ये अभिकर्मक की उपस्थिति में ही होंगे, इसलिए इसे अस्थायी प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है अनुनाद। अनुनाद का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी संरचना, कोई यौगिक है और ये यौगिक बहुत सारी संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है, कई प्रकार के। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे बहरूपिया होता है, बहरूपिये के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग संरचनाएं होती हैं, अलग अलग रूपों में वो मौजूद होता है। तो उसको किसी एक संरचना में हम नहीं उसको देख सकते, क्योंकि हम उसे अलग अलग संरचनाओं में देखते हैं। तो किसी भी यौगिक की
के गुणों को, यदि हमको उसके गुणों का अध्ययन करना है तो इनके जो गुण होते हैं वो विभिन्न संरचनाओं में मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक यौगिक लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर हम यदि देखें, उसकी संरचना देखें, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको द्विबंध दिखाई दे रहा है। लेकिन यही संरचना यदि अनुनादी संरचना के रूप में मौजूद रहती है यौगिकों में, तो उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस ओर, तो यहाँ पर आप देखेंगे O- आयन, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ गया और उस परिस्थिति में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको त्रिबंध दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये अवस्था इसकी इस प्रकार की हो जाएगी। यही संरचना इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से ऑक्सीजन, यहाँ पर द्विबंध होगा, त्रिबंध होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, इस प्रकार की संरचना। तो यहाँ पर ये 3 संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो कि हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो संरचना इसकी आपको 3 संरचना दिखाई दे रही है। फर्स्ट संरचना ये है, सेकंड संरचना इस प्रकार की दिखाई दे रही है, थर्ड संरचना इस प्रकार की दिखाई दे रही है। तो ये संरचनाएं क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, एक स्थान से दूसरे स्थान कूदते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, इसलिए इनकी जो संरचनाएं, हमें बहुत सारी संरचनाएं बन जाती हैं। कुछ संरचनाएं कुछ यौगिकों की कम होती है, कुछ संरचनाएं बहुत सारे यौगिकों में आपको देखने को मिलेगी कई संरचनाएं होती हैं। तो इन सभी के लिए एक संकर संरचना होती है, जो एक संरचना, इन तीनों का मिलाकर के एक संरचना हम जो बना रहे हैं, उस संरचना को कहते हैं अनुनाद संकर। तो ये जो अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है, यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं O C O, इस प्रकार से। तो ये जो संरचना होगी, इस संरचना को कार्बन डाइऑक्साइड का अनुनाद संकर कहेंगे। मतलब किसी भी यौगिक के गुणों का अध्ययन करने के लिए कोई एक संरचना निहित ना हो, उसकी विभिन्न संरचनाओं का योग हम निकालकर जब अनुनादी संकर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुनाद। तो उनके यदि प्रेक्षित गुणों का अध्ययन करना है तो उसकी जो बहुत सारी संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं को आपको बनाना पड़ेगा। और ये तीनों ही संरचनाएं अलग अलग आपको दिखाई दे रही हैं, तो इन तीनों ही संरचनाओं का एक निश्चित संरचना होती है जिसे हम अनुनाद संकर कहते हैं, जिसको इनके गुणों का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो अनुनाद होता है वो उसका कोई एक निश्चित गुण यदि हम देखना चाहें तो उसके निश्चित गुणों का यदि हमको अध्ययन करना है तो उसके लिए बहुत सारी संरचनाएं देखी जाती है और इनके जो प्रेक्षित गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर ले रहे हैं, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। इसको हम इस रूप में लेते हैं, इस प्रकार की बेंजीन की स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो यहाँ दोनों संरचनाओं में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको एक द्विबंध दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखें तो हम राइट साइड में या दाहिने ओर आपको द्विबंध दिखाई दे रहा है, और एकांतरित क्रम में यहाँ पर द्विबंध दिखाई दे रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम केकुले था, इन्होंने ये संरचना दी थी, केकुले। इसको केकुले की संरचना कहा जाता है। और ये जो केकुले वैज्ञानिक थे तो उन्होंने ये बताया कि बेंजीन की ये 2 संरचनाएं हैं। उसी प्रकार से आप देखिए कि एक दूसरे वैज्ञानिक थे डेवार, तो इन्होंने भी कुछ संरचनाएं दी। तो उनकी संरचनाओं के आधार पर भी हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, इस प्रकार की संरचना। ये ऐसी संरचना है। फिर चौथी संरचना इस प्रकार की बनेगी, इसे हम इस प्रकार ले सकते हैं, इस प्रकार से। ये आपकी चौथी संरचना हो गई। 5वीं संरचना इस प्रकार की बनेगी, इस प्रकार से। ये संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सभी में आप देखिए ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये बहुत सारी संरचना हो गई। किसी एक यौगिक की आपको 2 से अधिक संरचना यदि दिखाई दे रही है। यदि हम बेंजीन का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो बेंजीन की संरचना के लिए हमको 5 संरचनाएं दिखाई दे रही है। तो ये 5 संरचनाएं जो है प्रेक्षित गुणों का अध्ययन
करने में असमर्थ है, क्योंकि इसीलिए हम इसमें बहुत सारी संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं, यदि हम इसके लिए परिकलित संरचना या इसके हम गणनात्मक अगर इसका आकलन करें और उसके प्रेक्षित गुणों का अध्ययन करें तो इन दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। गणनात्मक और प्रेक्षित जो गुण होते हैं, यदि इनके गुणों का अध्ययन करें हम तो इनके गुण जो है हमको अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये गुण इस प्रकार से अलग दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने आबंध लंबाई, हमने इनके बीच जो आबंध लंबाई ली, तो आबंध लंबाई का मान, जैसे मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो आबंध लंबाई होती है वो 1.22 होनी चाहिए, 1.22 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। लेकिन यदि हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें, जब इसकी प्रेक्षित संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो इसकी जो आबंध लंबाई होती है ये लगभग 1.15 आ जा रही, तो ये इसकी अपेक्षा कम हो रही है, क्योंकि जो वर्णनात्मक हमको मालूम है उसका मान 1.15 1.22 है, लेकिन हम 1.15 आ रही है। ठीक इसी तरह इनके बीच यदि हम विभिन्न प्रकार के गुणों का अध्ययन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के गुणों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि इनके गुणों में आपको अंतर दिखाई दे रहेगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें संभवन ऊष्मा की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, यदि हम संभवन ऊष्मा के बारे में चर्चा करें तो संभवन ऊष्मा का मान 380 होना चाहिए, 380 होना चाहिए, लेकिन 380 नहीं होता बल्कि 350 है। तो 380 से ये 350 हो रहा है, तो यहाँ 350 हो रहा है। तो इन संरचनाओं का यदि हम आकलन करें, इनके बीच अंतर निकालें तो आपको इनके बीच में अंतर आपको 30 किलो कैलोरी का अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये जो 30 किलो कैलोरी का अंतर दिखाई दे रहा है, ये अंतर उसकी अनुनाद ऊर्जा होती है। तो किसी भी यौगिक की, जैसे मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 संरचना दिखाई दे रही है, तो इसकी जो अनुनाद ऊर्जा है इसका मान आ रहा है 30 किलो कैलोरी। लेकिन अगर हम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ यदि हम बेंजीन की संरचना देखते हैं तो बेंजीन की संरचना में भी वही कंडीशन होगी कि यहाँ पर आप देखिए 5 संरचना दिखाई दे रही है। तो 5 संरचना के आधार पर यदि हम इसकी अनुनाद ऊर्जा का अध्ययन करें तो अनुनाद ऊर्जा का जो मान होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ज्यादा ही होगा। इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर 3 संरचना है और यहाँ पर हमको 5 संरचना दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहाँ इसका अनुनाद संकर यदि हम निकालते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर यदि इस प्रकार से हम देखें तो हमको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो ये है बेंजीन का अनुनाद संकर, जो इन पूरी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये जो इन पूरी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसे हम कहते हैं अनुनाद संकर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो अनुनादी संरचनाएं हैं, जितनी किसी यौगिक की अनुनादी संरचनाएं होंगी उसकी अनुनादी ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा और वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। क्योंकि जो अनुनाद है, जैसे कि मैंने आपको बताया अनुनाद के बारे में, तो अनुनाद एक स्थायी प्रभाव, स्थायी प्रभाव। तो यहाँ पर अनुनाद जो आपको दिखाई दे रहा है यह एक स्थायी प्रभाव है। और यदि हम इसकी संरचनाओं के बारे में देखें तो इनकी संरचनाओं में जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन पाई इलेक्ट्रॉनों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कारण आपको विभिन्न संरचनाएं दिखाई दे रही है, चाहे आप बेंजीन की बात करें चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें। इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। तो इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर जो स्थायी प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है अनुनाद, ये संरचनाएं इस प्रकार इस बात पर निर्भर करती है कि किसी भी यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन किस स्थान से किस स्थान की ओर जा रहे हैं, और इसके कारण जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। और इन संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक
एक अन्य संरचना का निर्माण किया जाता है और ये जो अन्य संरचना है उसे हम कहते हैं अनुनाद संकर। ठीक इसी तरह हम बेंजीन में देख रहे हैं कि बेंजीन में 5 संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है जो कि कैकुले के द्वारा और डेवार के द्वारा निर्मित की गई थी। इसमें भी आप देखिए जो द्विबंध की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, द्विबंध जो है एकांतरित क्रम में दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से आप डेवार की संरचना में भी देख रहे हैं जो संरचनाएं दिखाई दे रही है यह भी पाई इलेक्ट्रॉनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारण बनी है। तो इन 5 ही संरचनाओं का जो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक संरचना जो कि उसका प्रतिनिधित्व कर रही है, तो उस आधार पर एक संरचना निर्मित की गई है जिसे हम अनुनाद संकर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो संरचनाएं मतलब जो अनुनाद होता है, अनुनाद प्रेक्षित गुणों का कोई भी यौगिक अपने प्रेक्षित गुणों का अध्ययन करने के लिए कोई एक विशिष्ट संरचना का निर्माण नहीं कर पाता, बल्कि उसके लिए विभिन्न संरचनाएं निर्मित की जाती है जिसमें उसकी अनुनादी ऊर्जा का मान कभी कम हो सकता है और कभी ज्यादा होगा। यदि अनुनादी ऊर्जा का मान कम आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो संरचनाएं होंगी वो कम रूप में होंगी या कम होंगी, और यदि ये संरचनाएं अधिक होती हैं तो उस आधार पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होगा। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार आपने देखा कि एक स्थायी प्रभाव है जो कि किसी यौगिक में मौजूद होता है। नेक्स्ट है तीसरा, संयुग्मन या संयुग्मी प्रभाव। संयुग्मी प्रभाव या इसको कहते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। मेसोमेरिक प्रभाव जो संयुग्मी प्रभाव होता है इसमें प्रत्येक एक एकल बंध के बाद एक द्विबंध आता है। यदि हम इस प्रकार की संरचना लें CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना में ये दिखाई दे रहा है कि ये जो संयुग्मी प्रभाव है यहाँ पर प्रत्येक द्विबंध के बाद एक एकल बंध दिखाई दे रहा है, फिर आपको द्विबंध दिखाई दे रहा है। ये संरचना है 1,3 ब्यूटा डाइइन। ये जो 1,3 ब्यूटा डाइइन की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यदि यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो संरचना है इसमें से इलेक्ट्रॉन इस ओर चला जाता है, इस ओर जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो संरचना होगी उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH2 माइनस आयन CH CH CH2 CH2, इस प्रकार की संरचना बनेगी। यदि इसी संरचना को हम दूसरे रूप में देखें तो संयुग्मी या मेसोमेरिक जो प्रभाव होता है उसमें आप देखेंगे कि जो यौगिक बनते हैं वे इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये संरचना को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH, और यहाँ पर आपको होगा, इसको आप ले लीजिए CH और यहाँ लिखिए CH2 माइनस। तो यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये दूसरी संरचना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो संरचना बन रही है, यहाँ पर पहली कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर CH2 पर माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है, माइनस आवेश दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी संरचना में आप देखिए कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है इस ओर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये संयुग्मी संरचनाएं हैं, क्योंकि संयुग्मी संरचनाएं उसे कहा जाता है जिसमें प्रत्येक डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड होगा। तो द्विबंध के बाद एकल बंध, द्विबंध के बाद एकल बंध हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 द्विबंध दिखाई दे रहे हैं आपको और एक एकल बंध दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की जो संरचना दिखाई देती है इसे हम कहते हैं संयुग्मी यौगिक। संयुग्मी यौगिक कहते हैं, और संयुग्मी यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संयुग्मी प्रभाव। पाई इलेक्ट्रॉन के कारण
के कारण उत्पन्न प्रभाव। तो ये जो प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रभाव कहलाता है संयुग्मी प्रभाव। क्योंकि यदि हम संयुग्मी प्रभाव की बात करें तो संयुग्मी प्रभाव का जो सुधरा हुआ रूप है उसे ही हम अनुनाद कहते हैं। संयुग्मी प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव का सुधरा रूप अनुनाद कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको अनुनाद के बारे में आपको बताया, तो जो अनुनाद ही संरचनाएं होती हैं या अनुनाद होता है, इसी का सुधरा हुआ रूप है कि इस मेसोमेरिक प्रभाव में ये हो रहा है कि कोई भी संयुग्मी यौगिक है, और संयुग्मी यौगिक में आपको पता है कि संयुग्मी यौगिक में अल्टरनेट क्रम में द्विबंध और एकल बंध होते हैं, और इन द्विबंध और एकल बंध के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक ओर शिफ्ट हो जाना, चाहे वो बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है या दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, तो उनकी जो संरचनाएं हैं आपको भिन्न भिन्न संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण जो उत्पन्न प्रभाव है उसे हम कहते हैं संयुग्मी प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव। लेकिन इसी संयुग्मी प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव को यदि हम उसमें कुछ करेक्शन करते हैं, तो करेक्शन करने के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है, ये प्रभाव कहलाता है अनुनाद। तो ये जो प्रभाव है अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव है, ये दोनों ही स्थायी प्रभाव है। इसे भी हम स्थायी प्रभाव कहते हैं। स्थायी प्रभाव उसे कहा जाता है जो कि उस यौगिक में, उस संरचना में हमेशा मौजूद होते हैं। उसके लिए हमको किसी भी प्रकार से कोई अभिकर्मक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना अभिकर्मक के भी ये स्थायी रूप में यह प्रभाव मौजूद होता है। तो इस आधार पर इस प्रभाव को हम कहेंगे संयुग्मी प्रभाव, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाला प्रभाव है। या इसको यदि हम सुधारें या इसके दोषों को यदि हम दूर करते हैं, तो उसके बाद जो उत्पन्न प्रभाव है उसे हम अनुनाद कहेंगे। नेक्स्ट है जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम बेंजीन की बात कर रहे थे, तो बेंजीन में भी आपने देखा कि यहाँ पर द्विबंध और एकल बंध आपको एकांतरित क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो द्विबंध और एकल बंध एकांतरित क्रम में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, और उस आधार पर इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो वही कंडीशन आपको इसमें भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये अवस्था जो है एक दूसरे रूप में मौजूद होती है। नेक्स्ट है अति संयुग्मन। यह भी एक स्थायी प्रभाव है। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक मैंने मेरे को संयुग्मन के बारे में बताया था, तो संयुग्मन में ये देखा आपने कि सभी में एक बंध दिखाई दे रहा है, लेकिन अति संयुग्मन अवस्था ऐसी अवस्था है, ऐसा स्थायी प्रभाव है कि इसमें बंध नहीं होता। तो बिना बंध का जो अनुनाद होता है, बिना बंध का अनुनाद इसे हम कहते हैं अति संयुग्मन। जब किसी भी यौगिक में आपको कोई बंध नहीं दिखाई दे रहा है, और जब कोई बंध नहीं दिखाई दे रहा है, और जब नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं अति संयुग्मन, जो कि एक स्थायी प्रभाव है। इसे हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक संरचना है CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार की एक संरचना है। यहाँ से इधर जाएगा, डबल बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार की एक संरचना है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम आपको पता ही है। इसका नाम क्या है? 1 प्रोपीन। इसे कहते हैं हम
1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन की संरचना में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो अति संयुग्मन की अवस्था है, अभी तक आपने देखा पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता था, लेकिन यहाँ पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन नहीं होगा बल्कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है तो उसे हम कहते हैं अति संयुग्मन। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित हो जाएगा, और जब ये यहाँ से स्थानांतरित हो जाएगा तो यहाँ पर आपको द्विबंध दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर, ये बंध जो है यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जो संरचना आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सभी में आप देखिए यहाँ पर आपको सिग्मा बंध दिखाई दे रहे हैं, और ये सिग्मा बंध चूंकि काफी मजबूत होते हैं, तो जब सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है और यदि ये विस्थापन हो रहा है तो ये संरचना आपको इस प्रकार की दिखाई देगी, इस प्रकार से, और यहाँ पर आ जाएगा H+ आयन, और यहाँ पर बिना बंध का अनुनाद उत्पन्न हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बंध नहीं है। तो ये संरचना इस प्रकार की बन जाएगी, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ ये शिफ्ट हो रहे हैं और ये संरचना आगे चलकर, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, तो इस प्रकार से CH2 पर आपको ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है कि यहाँ पर इससे भिन्न संरचना है, तो बिना बंध का जब अनुनाद उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं अति संयुग्मन, जो कि संयुग्मन से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि संयुग्मन में आपने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो विस्थापन हो रहा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। तो इस आधार पर एक दूसरी संरचना बनेगी, वो इस प्रकार बनेगी H। अब यहाँ पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, और ये जो संरचना है इस प्रकार की बनेगी H डबल बॉन्ड CH और सिंगल CH2+ आयन। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक आवेश कहाँ पहुँच चुका है, पहले यहाँ ऊपर की ओर था, अब ये धनात्मक आवेश यहाँ पर पहुँच गया है, और ये बंध जो है यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ द्विबंध है वो स्थिति आपको वहीं दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर जो बिना बंध का अनुनाद आपको एक हाइड्रोजन में, पहली संरचना में आपको पहले हाइड्रोजन में दिखाई दिया है मेथिल समूह के, दूसरी संरचना में आपको दूसरे हाइड्रोजन में आपको ये बिना बंध का अनुनाद दिखाई देगा। और यदि हम तीसरी संरचना देखें तो उसकी संरचना इस प्रकार की बनेगी, इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं CH H+ आयन द्विबंध CH CH2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है कि ये पहली संरचना, इसको आप फर्स्ट लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसे आप सेकंड लिख सकते हैं, इसे आप थर्ड नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, तीनों संरचनाओं में आपको भिन्नता दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक मुख्य जो संरचना है उसमें सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से यहाँ पर बंध मौजूद है, जो कि एक सहसंयोजक बंध है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अभी तक आपने देखा था कि जो द्विबंध होता था, द्विबंध में से जो पाई इलेक्ट्रॉन होते थे वह स्थानांतरित होते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ परिस्थिति दूसरी है, और यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति है कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी मजबूत होता है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पहुँच रहा है। तो जब एक ही बंध है और वह भी स्थानांतरित हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ बचेगा क्या, यहाँ पर आपको कोई भी बंध दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो हाइड्रोजन होता है उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और यहाँ का जो बंध है वो इस ओर शिफ्ट हो जाएगा, इस ओर स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है बंध दिखाई दे रहा है, ये बंध जो है इस ओर राइट साइड पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। दूसरी संरचना जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन पर जब धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ था, बिना बंध का अनुनाद उत्पन्न हुआ था, ये अवस्था यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो जाएगी। अब यहाँ देखिए यहाँ का बंध पूर्ववत हो चुका है, और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसमें से जो बंध है ये यहाँ से स्थानांतरित होकर इस द्विबंध में पहुंच गया। तो इस प्रकार से इस पर धनात्मक आवेश आ गया, ये दूसरी संरचना बन गई। तीसरी संरचना में आपने देखिए कि जो मेथिल समूह है जिसमें 3 हाइड्रोजन है, तो अब तीसरी अवस्था में आप देखिए जो तीसरा हाइड्रोजन है इसमें का जो बंध होता है, ये बंध जो है स्थानांतरित होकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर
इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जा रहा है, तो उस परिस्थिति में आप देखिए यहाँ का बंध गायब हो जाएगा, और जब यहाँ का बंध गायब हो जाएगा तो इस संरचना में आप देखेंगे यहाँ से ये अवस्था आपको, ये तीसरी संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो अति संयुग्मन वह संयुग्मन होता है जो संयुग्मन से बिल्कुल डिफरेंट है और एक स्थायी प्रभाव है, और इसमें भी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते रहते हैं। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना है आपको कि जब भी कोई मैथिल समूह यदि जुड़ा हुआ है तो वह मतलब यहाँ पर असममित संरचना होनी चाहिए। असममित, जब असममित संरचना होगी या कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होगा तो उस परिस्थिति में ही ये अति संयुग्मित अवस्था आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये संरचना कैसी है, संयुग्मित संरचना आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, फिर यहाँ द्विबंध आपको दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर एकल बंध दिखाई दे रहा है, क्योंकि संयुग्मित अवस्था में आपने देखा ही है कि संयुग्मित अणु जो होंगे वो इस प्रकार के होते हैं। तो सिंगल डबल जो है अल्टरनेट क्रम में मौजूद रहते हैं। तो इस आधार पर यदि हम इसको दूसरे यौगिक के रूप में यदि हम देखें इसकी संरचना, तो इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए हम बेंजीन की संरचना लेते हैं, और ये जो संरचना है बिना बंध का अनुनाद है। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन की संरचना है इस प्रकार की, और यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इस प्रकार की संरचना है, इस प्रकार की संरचना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कहते हैं टॉल्विन, इसका नाम है टॉल्विन। टॉल्विन, तो जो टॉल्विन होता है, ये टॉल्विन जिसमें बेंजीन के ऊपर मेथिल समूह होता है, तो यहाँ पर भी वैसी ही परिस्थिति आएगी कि ये जो बंध का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ये पहुँच रहा है, ये हाइड्रोजन का सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा और ये अवस्था आ जाएगी। तो इसको, संरचना को हम इस प्रकार दे सकते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था, और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आकर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये द्विबंध अवस्था आ जाएगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन में बिना बंध का अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर संचरित हो जाएंगे, और संचरित हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा और इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा इस प्रकार से। अब यही संरचना आगे बढ़ेगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर यहाँ पहुँच रहे हैं तो उस परिस्थिति में ये संरचना आपको इस प्रकार की दिखाई देगी। डबल बॉन्ड सी H प्लस आयन H H। अब ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ऋणात्मक चार्ज यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार से। यही अवस्था, तीसरी अवस्था उत्पन्न होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की अवस्था आपको दिखाई देगी, द्विबंध सी H H, और यहाँ पर बिना बंध का हाइड्रोजन आयन यहाँ पर मौजूद होगा, और यहाँ संरचना यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक आवेश, ये इस प्रकार की अवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो संरचनाएं आपको यहाँ चार संरचनाएं दिखाई दे रही है, इन सभी संरचनाओं में आप देखिए यहाँ पर बिना बंध का अनुनाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ का जो बंध है वो यहाँ शिफ्ट होकर के वहाँ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड जो है हट गया, और हटने के बाद यहाँ पर ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होंगे। यही अवस्था स्थानांतरित होगी, और स्थानांतरित होने के बाद ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, और ये अवस्था आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार की। अब यहाँ पर तीसरी और चौथी अवस्था में आप देखिए, चौथी, पहली अवस्था ये है, दूसरी ये है, इसको आप नंबरिंग डाल सकते हैं, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ संरचना। तो ये जो चारों संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, चौथी संरचना में भी आप
आप देखेंगे चौथी के बाद यदि पांचवी संरचना प्राप्त होती है तो ये पांचवी संरचना में ये जो बॉन्ड है ये फिर से अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर जो अति संयुग्मन उपस्थित हो रहा है या स्थायी प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, ये प्रभाव इस तरह से उत्पन्न हो रहा है कि किसी भी परमाणु के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक स्थान से स्थानांतरित होकर के दूसरे बॉन्ड या बंध के पास चले जाते हैं, जिससे उस पर बिना बंध का अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार के बिना बंध के अनुनाद के कारण जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, इसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे अति संयुग्मी प्रभाव। और ये जो प्रभाव है ये एक स्थायी प्रभाव है जो किसी भी यौगिक में हमेशा मौजूद रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आबंधी इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण आपको विभिन्न प्रकार के प्रभाव देखने को मिले, स्थायी प्रभाव भी देखने को मिले और अस्थायी प्रभाव भी देखने को मिले। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि स्थायी प्रभाव क्या होते हैं जो कि किसी भी यौगिक में हमेशा मौजूद रहते हैं। यदि हम अस्थायी प्रभाव की बात करते हैं, जैसा कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में देखा था कि वहां पर आपने देखा कि जब अभिकर्मक की उपस्थिति होती है तो उस परिस्थिति में कभी प्लस आई प्रभाव बढ़ जाता है, और यदि हम प्लस माइनस आई प्रभाव की बात करें तो वहां पर जो है ऋणात्मक आई प्रभाव की उपस्थिति में ऋणात्मक आई प्रभाव की अधिकता हो जाएगी। या फिर इस प्रकार से आप देखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी एक ओर हो रहा है तो उसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किसी भी यौगिक में मौजूद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से आबंधी इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, चाहे वो स्थायी रूप में हो चाहे वह अस्थायी रूप में। आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। थैंक यू। बच्चों, हमने 11वें चैप्टर में आपको बताया था अति संयुग्मन के बारे में, और इसमें हमने प्रोपीन की संरचना आपको बताई थी HH। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस प्रकार से। ये प्रोपीन की स्ट्रक्चर है, 1 प्रोपीन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हम जब अति संयुग्मन बता रहे थे तो जब यहाँ पर प्लस आयन हो जाता है हाइड्रोजन में तो यहाँ का जो बॉन्ड है ये हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ जो CH2 है इस पर नेगेटिव आवेश आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की बन जाती है H, चूंकि ये बिना बंध का अनुनाद है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी H डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर माइनस आयन हम लिखना भूल गए थे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको माइनस आयन बताना है। इस प्रकार से अगर दूसरी संरचना बनती है H प्लस आयन H डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ भी माइनस आयन होगा। तीसरी संरचना यदि बन रही है तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से बताना है। तो ये आप इसे, ये पहली संरचना, ये दूसरी संरचना है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और चौथी संरचना में आप बताएंगे यहाँ पर H प्लस आयन डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ सभी जगह हमने निगेटिव आयन ना लिख करके हमने यहाँ धनात्मक आयन लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ धनात्मक आयन जो बिना बंध का अनुनाद अति संयुग्मन के कारण बन रहा है, तो यहाँ पर का बंध जो है ये हट रहा है, तो बंध हटने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ धनात्मक आयन नहीं होगा, बल्कि कौन सा आयन होगा, ऋणात्मक आयन होगा। तो इसे आप सुधार लेंगे। थैंक यू।